Let's see this question, student, what it is saying. Match the list 1 and list 2 with their correct combination. हमें इनमें मैचअप्स करने हैं, ठीक है ना, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में. फॉर्मेशन फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फाइब्रोसिस, एक्टिवेशन ऑफ कीमोसेंसिटिव एरिया और इंस्पिरेशन. ठीक है ना, इसको हमें मैच करना है PQRS के साथ. सबसे पहले हमें ये समझना है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है. हमेशा याद रखिएगा, ए पॉइंट को मैं समझा देती हूँ आपको. ये है एल्विलाई, ठीक है, और ये है पल्मोनरी कैपिलरीज. ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना, पल्मोनरी कैपिलरीज है और ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली जो है वो पल्मोनरी कैपिलरीज में आ रही है. तो ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो पल्मोनरी कैपिलरीज में क्या है, कंटिन्यूअसली बनी हुई है. इसलिए इस रीजन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा रहेगा. गॉट इट और नॉट. तो ऑक्सीजन जो है कंटिन्यूअसली आ रही है और यहाँ पर आने की वजह से ये कंटिन्यूअसली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी और बनाएगी बच्चों ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ये किस साइट की मैं बात कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ एल्वुलर साइट की. और ये क्या बनाया है मैंने, ये बनाया है मैंने पल्मोनरी कैपिलरी. तो इसको किस तरह से देखेंगे, ए को किसके साथ मैच करेंगे, पी के साथ. हमेशा याद रखिए एल्वुलाई जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 है और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है. कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की वजह से कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा. तो जो प्राइमरीली जो मेन फैक्टर है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए एट एल्वुलर साइट, एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है high partial pressure of oxygen because of the continuous availability of oxygen in the pulmonary circulation. I think it will be clear to you. अब हम बात करते हैं फाइब्रोसिस की. अच्छा, फाइब्रोसिस जो प्रॉब्लम है उसके अंदर क्या होगा कि कोलेजन फाइबर्स जो है उनका डिपोजिशन हो जाता है लंग्स में, जिसकी वजह से सांस लेने में क्या आती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है. क्या आती है, दिक्कत आती है. तो ये फाइब्रोसिस जो है वो हम पढ़ते हैं किसके अंदर, ये हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर. फाइब्रोसिस किसमें हम पढ़ते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर. अगर कोई पूछे आपसे कि फाइब्रोसिस क्या होता है, तो फाइब्रोसिस होता है एल्वुलाई में रीजन में, लंग्स रीजन में कोलेजन फाइबर का एक्सेसिव डिपोजिशन, जिसकी वजह से लंग्स को एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो, को बोलेंगे फाइब्रोसिस. और इसके लिए मेन कारण क्या है, ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट. तभी तो हम इसको बोल रहे हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. जैसे एग्जांपल है सिलिकोसिस, सिलिका की डस्ट से कोलेजन फाइबर्स का एक्सेसिव डिपोजिशन हो जाएगा लंग्स में, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर एक्सपेंशन नहीं होगा एंड इट विल क्रिएट अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. गॉट इट. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सी की, अगर हम बात करें एक्टिवेशन ऑफ कीमोसेंसिटिव एरिया, तो देखो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझ लेते हैं. ये जो रीजन मैं बना रही हूं ये है पॉन्स. पॉन्स के बाद ये मेड्यूला है, ठीक है, दिस इज पॉन्स एंड दिस इज मेड्यूला रीजन. और यहाँ पर ये आरआरसी है और आरआरसी के पास में ये है कीमोसेंसिटिव रीजन. दिस इज आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. और यहाँ पर ये है कीमो सेंसिटिव एरिया और रीजन. अब सपोज यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ा, तो ये जो एरिया है तुरंत मैसेज भेजेगा. किसको मैसेज भेजेगा, ये एरिया तुरंत मैसेज भेजेगा किसको, आरआरसी को, टू टेक द रेमेडियल एक्शन, सो दैट
the extra CO2 and the H plus which is toxic to the body will get removed out from the body, जिससे वो बॉडी से बाहर निकल जाए. I think it will be clear to you. तो कीमोसेंसिटिव रीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस के बढ़ते हुए कंसेंट्रेशन को तुरंत पहचान लेता है और सिग्नल RRC को देता है फॉर टेकिंग द रेमेडियल एक्शन. ठीक है, इसी में देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं. एक्टिवेशन वाला इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे हम, ये ड्यू टू हाई CO2 एंड H प्लस कंसेंट्रेशन. ठीक है, अब इंस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंस्पिरेशन को हम ज्वाइन करेंगे Q से, ड्यू टू द लो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. इसको हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि इंस्पिरेशन के लिए लो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्यों जरूरी है. ठीक है ना, देखिए यहां पर हम देखते हैं, सपोज ये है थोरेसिक कैविटी और यहां पर भी मैं एक थोरेसिक कैविटी बना रही हूं. देखिए यहां पर अंतर है, वॉल्यूम में अंतर है. इसका वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है आपको, इसका वॉल्यूम कम दिख रहा है. क्यों इसका वॉल्यूम आपको ज्यादा दिख रहा है? क्योंकि यहां पर डायफ्राम क्या हो गया है, फ्लैट. गॉट इट और नाउ? और उसके अलावा जो स्टर्नम है वो भी ऊपर की तरफ सरक गया है और रिब्स भी ऊपर ही शिफ्ट हो गई हैं इस तरह से. इसकी वजह से यहाँ पर हमें वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ा हुआ दिख रहा है और अंदर हम बना देते हैं इसमें लंग्स. इसकी वजह से यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, बढ़ा हुआ है. और यहाँ वाला, इस वाले केस के अंदर ये डायफ्राम है जो कि डोम शेप का हो गया है. डायफ्राम यहाँ पर हो गया है डोम शेप का. डायफ्राम हो गया है यहाँ पर डोम शेप्ड. और उसके अलावा जो रिब्स हैं और जो स्टर्नम है वो बैक उसकी पोजीशन पर वापस आ गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो लंग्स का वॉल्यूम है वो भी क्या हो गया है, कम हो गया है. लंग्स का वॉल्यूम भी कम हो गया है. तो हमेशा याद रखिए वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. इस वाले केस के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर कम है. इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम ज्यादा है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यहाँ कम है. तो यहाँ पर होगा इंस्पिरेशन, बिकॉज एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो यहाँ पर प्रेशर कम है तो यहाँ क्या, कौन सा वाला प्रोसेस होगा, इंस्पिरेशन. इस वाले केस में वॉल्यूम जो है वो क्या है, कम है और प्रेशर जो है वो ज्यादा है. इसकी वजह से यहाँ पर होगा एक्सपायरेशन. तो इसमें यही पूछा है और बोला भी गया है कि इंस्पायरेशन के लिए क्या जरूरी है. तो इंस्पायरेशन के लिए जरूरी है इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम का ज्यादा होना एंड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का कम होना. तो अब आपको समझ में आ गया होगा. देख लेते हैं इसके अंदर. तो आंसर क्या होना चाहिए, ए का P है बिल्कुल सही, बी का जो है वो R दे रखा है, सी का जो है वो S दे रखा है. बेटा सी का क्या दे रखा है बच्चों, S दे रखा है बिल्कुल सही, और D का दे रखा है Q. तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, D will be the right answer.